सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। सिने इंक किताब कॉलम के 9वें एपिसोड के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। गुलजार साहब की एक नज्म है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। गुलजार साहब नए ज़माने के दस्तूर की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक अरसे से जैसे किताबें नहीं, जिंदगी बंद अलमारी के शीशों से झांक रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पिछले 1 साल से दुनिया भर में लोगों की जिंदगी जैसे विलंबित लय में चल रही है, स्लो मोशन में। रूप, रस, गंध, स्पर्श जैसी अनुभूतियां भी मानो कैद में हैं। आजाद हैं तो सिर्फ शब्द और किताबों का साथ है। अभी हाल में नई पीढ़ी की कहानी लेखिका वंदना राग का पहला उपन्यास बिसात पर जुगनू पढ़ा, जो 2020 में राजकमल से प्रकाशित हुआ है। मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 ही दिन में खत्म कर दिया। इसलिए आज किताब कॉलम में मेरे साथ हैं वंदना राग और उनका उपन्यास बिसात पर जुगनू। वंदना राग से पहले तो यही जाने कि इस उपन्यास का बीज उनके मन में कब पड़ा, और दूसरी बात, उनके लिए ये उपन्यास लिखना क्यों जरूरी था। बहुत साल पहले की बात है, शायद 2010 था। अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि एक चीनी लड़की कहीं घूमते फिरते हुए, भटकते हुए अफ़गानिस्तान पहुंच गई थी, और उसके बाद वो भारत के रास्ते लौट रही थी, तो पता नहीं क्यों पुलिस ने उसे किसी गफलत में पकड़ लिया था। बाकी बातें उसमें कुछ भी नहीं थी अखबार में, जैसे अखबार में खबरें होती हैं वैसे ही छोटे में उस बात को डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैंने सोचा ये चीनी लड़की है कौन, कहाँ जा रही थी, कैसे भारत में पकड़ी गई। लेकिन उसने, उस लड़की के किरदार ने मुझे बड़ा हॉन्ट किया। और उसी के आसपास बामियान में बुद्ध की मूर्ति उड़ाए जाने की घटना भी पढ़ी थी। तो सारी चीज़ें मिला जुला कर चीनी लड़की, बामियान, अफ़गानिस्तान, चीन, भारत, सब कुछ मिलजुल कर एक कहानी दरअसल मेरे तसव्वुर में बनने लगी थी, और तसव्वुर में वो उमड़ घुमड़ करती रही। दूसरा कंपल्शन जो होता है वो बाहरी होता है, बाहरी माहौल से बनता है। और मुझे लगने लगा देश का माहौल बहुत बदल गया है और उसमें ऐसी कहानियों की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर से जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ फेक न्यूज़ और फेक व्हाट्सएप या मैसेजेस और फेक ऑल्टरनेट ट्रूथ का एक गढ़ एकदम रचा जा रहा हो। उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भी, मैं मानती हूँ, मतिभ्रम का शिकार हो रहे हैं, डिलेमा में चले जा रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम बातों को, जो रियलिटी है उसके सौंदर्य के साथ हम प्रस्तुत करें। ख़ास तौर से लेखक का ये दायित्व हो जाता है। और चूँकि लेखक हमारे समाज में, हम भले ही माने न माने, टेलीविज़न के आने से ज़रूर उसका रुतबा एज एन ओपिनियन मेकर कम हो गया है, लेकिन लेखक का रुतबा अपने आप में भी एक ओपिनियन मेकर का बड़ा रुतबा रहा है इस देश में। तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरी किताब बहुत लोग ना पढ़ें, लेकिन मान लीजिए 1000 लोग भी उससे गुज़रते हैं, तो उनको एक रियल ट्रूथ जो होता है, जो वाकई में घटनाएं थी, जो वाकई में इस देश की संस्कृति थी, जो वाकई में मल्टीकल्चरलिज्म था हमारे देश का, उससे तो वो पाठक, वो रीडर रूबरू ज़रूर होगा। अपने उपन्यास बिसात पर जुगनू की लेखिका वंदना राग। आईना आईना तैरता कोई अक्स, और हर ख्वाब में दूसरा ख्वाब है। अतीकुल्ला आईना के इस शेर से शुरू होता है वंदना राग का उपन्यास बिसात पर जुगनू, जिसका कैनवस बहुत व्यापक है।
1840 से लेकर 2001 तक के घटनाक्रम में 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों की दास्तान है, अंग्रेजों की देखरेख में होने वाले अफीम के व्यापार की चर्चा है, भारत चीन व्यापार संबंधों का ब्यौरा है और एक चीनी लड़की की कहानी है जो किसी चित्र की तलाश में भारत आती है। इन सब के बीच पटना कलम या कंपनी चित्रकला का इतिहास भी है। मेरा सवाल था कि लेखिका वंदना राग की नज़र में इस उपन्यास का केंद्रीय कथा सूत्र क्या है। ये सच है कि इस उपन्यास में बहुत सारी कहानियाँ साथ साथ चलती हैं, पैरेलल नरेशन है बहुत सारे प्लॉट्स का, थीम्स का। तो ऐसे में मैं निसंकोच एक जवाब देना चाहूँगी कि जो मुख्य सूत्र है मेरी कहानियों का, वो सूत्रधार ज़रूर फ़तेह अली ख़ान है, नक्शा नवीस फ़तेह अली ख़ान, लेकिन जो मुख्य सूत्र है, जो केंद्रीय गाइडिंग फोर्स है इस उपन्यास का, वो वक्त है, वो समय है, वो एक पीरियड है जिस दौरान ये सारी घटनाएं घट रही थी, जिस दौरान मेरे पात्र जीवंत होकर अपनी बात कह रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, खुश हो रहे थे, जी रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए इस उपन्यास का केंद्रीय सूत्र, गाइडिंग फोर्स, वो दौर है। और वो गाइडिंग फोर्स, वो दौर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जंग आज़ादी से 1.5 दशक पहले शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है उपन्यास के पात्रों के ख्वाबों का सफ़र। सियासी बिसात पर आकर अपनी जगमग से रास्ते रोशन करने वाले इन पात्रों में से एक हैं फ़तेह अली ख़ान, जिनका रोज़नामचा भारत से चीन तक फैली कई कहानियों को सूत्रबद्ध करता है। फिर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एक दलित महिला परगासु है, और है 21वीं सदी में भारत आने वाली एक चीनी लड़की लीना। पात्र और भी बहुत से हैं, लेकिन उपन्यास पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे वंदना राग जो कहना चाहती हैं उसके वाहक या मुख्य प्रवक्ता ये 3 पात्र हैं। क्या ये सही है? देखिए, मेरा मानना है कि भारत एक देश जिसकी परिकल्पना 1857 के आसपास शुरू हुई, जब बहादुर शाह ज़फ़र दिल्ली में बादशाह था और उसी के झंडे के तले भारत के बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े, रियासतें, लोग, समुदाय लड़ने लगे और चाहने लगे आज़ादी। वो जो हमारी पहली आज़ादी की लड़ाई थी, 1857 की लड़ाई, उसमें एक कोई किरदार नहीं था जो लड़ रहा था और चाह रहा था कि उसको इस जो परिकल्पना हमने की है एक देश की, या जो मुख्तलिफ़ किस्म की आज़ादियाँ थीं, जो लोगों की ख्वाहिशें थीं, जो ख्वाब थे, जो लोग चाहते थे कि अपनी जहालत से, अपनी तंगहाली से किसी तरह से निजात पाएं, उसके लिए वो लड़ रहे थे। सबके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से वह लड़ाई बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो एक झंडे के तले लड़ी जा रही थी जिसने तथाकथित रूप से एक देश की संरचना का स्वरूप गढ़ा, और जिसका जो निज़ाम था वो दिल्ली में बैठा था और उसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र। ऐसे में एक कोई किरदार जब नहीं होता है किसी बड़े युद्ध में या किसी बड़े देश में या किसी बड़े कॉज की लड़ाई में, तो मैं इकहरी कहानी कैसे लिखती। और जब मैं इस उपन्यास को लेकर रिसर्च कर रही थी तो मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमान लड़ रहा था, उसी तरह बहुत सारे दलित तबके के लोग लड़ रहे थे, और उसी तरह से बहुत सारे ज़मींदार भी लड़ रहे थे। ये अलग बात है कि सबके लड़ाई के पीछे उनके अपने एजेंडे थे, जैसे हमेशा होते हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्य एजेंडा जो सबका था वो आज़ादी थी। और उस समय जो आपका शोषक था वह एक अंग्रेज़ सत्ता थी। रही बात चीनी लड़की, चीन के साथ हमारे संबंध आज से नहीं हैं।
हमारे संबंध चीन से बहुत पुरातन काल से हैं। सिल्क रूट जब से था तब से चीन से हमारे संबंध हैं। लेकिन क्या आज की पीढ़ी उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानती है? बिल्कुल नहीं जानती है। और हमेशा ये एक फॉल्स नैरेटिव के तहत, जो टिपिकली 21st सेंचुरी नैरेटिव है या पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव है, जहाँ पर हम सब सिर्फ राष्ट्रवादी होते हैं, वहाँ पर मैं इस ऐसी कहानी कहना चाह रही थी कि वो ट्रांसेंड करे, वो जो एक संकुचित से राष्ट्र की परिकल्पना है उसको ट्रांसेंड करे, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाए मेरी कहानी, और यह दर्शाए, जो रीडर है उसको यह बताए कि नहीं, ये इस तरह के सुंदर संबंध, इस तरह के व्यापारिक संबंध, इस तरह के लड़ाई झगड़े के संबंध, अड़ोसी पड़ोसी के संबंध हम बहुत सालों से जीते आए हैं। और इसीलिए उस संबंध को पुख्तगी देने, उस संबंध को स्थापित करने चीनी लड़की लीना आती है। वंदना राग, जिनकी ख्वाहिश थी कि उनका उपन्यास बिसात पर जुगनू राष्ट्रवाद की संकुचित परिकल्पना से ऊपर उठकर भारत के बहुसांस्कृतिक अतीत और सरहद पार के संबंधों की वास्तविक तस्वीर पेश करे। इससे पहले कि वंदना राग से उनके उपन्यास बिसात पर जुगनू के बारे में कुछ और बातचीत हो, पेश है उपन्यास से एक छोटा सा अंश उन्हीं की ज़बानी। काला जादू शबाब पर था और दूर कहीं किसी पिछली सदी में एक नायक नाम जहांगीर, मुग़ल सल्तनत का बड़ा बादशाह, यह कहते हुए अपने भरे पूरे दरबार से इजाज़त ले रहा था, हमें तो बस कुछ लजीज कबाब और शराब देकर रुखसत करो लोगों, माफ़ करो हमें, बख्श दो इस इंसाफ नाइंसाफ की पेचीदा दुनिया से, हुकूमत करने की ग़ुलामी से। आज से हमारी महबूबा, हमारी नूर जहाँ की हुई ये सल्तनत, हमारा सब कुछ इनका, हम ही ये और ये ही हम। सब कुछ ख़त्म होकर भी नहीं होता है ख़त्म, असल में तो कुछ ख़त्म होकर ही कुछ पैदा होता है। लिहाजा काला जादू अपने होशरुबा अंदाज में भी उस सदी से इस सदी तक चलता हुआ दीवारों को पार कर कमरों में दाखिल हो गया। इस सदी में जहांगीर का नाम हुआ सुमेर सिंह और नूरजहां तो वहीं पर गासो दुसाधन निकली। लिहाजा चौखट पार की गई उस दिन और एक नई इबारत दर्ज की गई। सृष्टि ने करवट ली। नूरजहां ने बादशाह जहांगीर को मुलायम बिछौने पर बहुत एहतियात से लिटाते हुए कहा, देवता तो मर गया है हुजूर। क्या? अरे इसे मेरे मन में उठने वाले देवता के ख्याल का भी अंदाज़ा है। कैसे? सलीम को चारों ओर नाचती परियां दिखीं और दिखा रास, और दिखी कलेजे को फाड़ कर निकलने वाली खुशी, झरझर बहने वाली खुशी। हुजूर, देवता तो कब का मर गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मरते हुए, वह कहीं नहीं अब। बहुत सधी हुई आवाज़ में बोली परगासो और सिरहाने बैठ सुमेर सिंह का माथा सहलाने लगी। अब कोई डर नहीं हुजूर, देवता मर गया है। सुमेर सिंह ने पहली बार सुकून से आंखें बंद कर लीं। लोगों ने ठीक से दर्ज नहीं की हैं उस सदी की बातें। उस सदी की नायिका थी नूरजहां। इतिहास की इबारतों में ख्वामखा नस्लों को जहांगीर के हवाले से बढ़ा दिया गया। दरअसल तो मुग़ल सल्तनत की शहंशाह थी नूरजहां। हरिया को लगा बाबू के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वह अपनी दिनों दिन ख़त्म होती तेज़ चाल से डेगता हुआ उनके कमरे तक पहुंचा। उसकी आंखें फट जानी चाहिए थी, लेकिन काला जादू ऐसा था कि आंखें फटते फटते रह गईं और गले में ऐसी घिर-घिर मची कि वह परगासों का नाम भूल गया, जबकि रोज़ ही पुकारता था उसे। बोला, दुसाधन। परगासों ने उंगली होठों पर रख चुप होने का आदेश दिया हरिया को। हरिया से रहा नहीं गया, दौड़कर सामने की फुलवारी से चाचा को पकड़ लाया यह मंजर दिखाने, काले जादू का मंजर दिखाने। माली चाचा के गले में आवाज़ रुलाई की शक्ल लेकर उभरी। उसने चौखट की ओर देखा, फिर परगासों की ओर और जार जार रोने लगा।
उसकी आंखों में दुख और अंदेशे के बजाय लौटती सी खुशी थी। परगासो ने उसे भी आदेश दिया कि वह चला जाए। इस तरह दो अधेड़ धीरे धीरे चौखट पार घर के बाहर चले गए। गढ़ी की दुनिया के तितर बितर होने की शुरुआत काले जादू से हो गई थी। बिसात पर जुगनू के अंश के साथ ये थीं वंदना राग। परगासो एक दलित है और सुमेर सिंह चांदपुर रजवाड़े का युवराज। वंदना राग ने दुसाध टोले की परगासो और सुमेर सिंह के प्रेम का ही नहीं, पटना कलम की चित्रशाला चलाने वाले शंकरलाल और खदीजा बेगम के प्रेम को भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। आप सुन रहे हैं अचला शर्मा के साथ सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम, बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। सिने इंक के सभी पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com। वंदना राग का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन जड़ें बिहार के सिवान जिले में हैं। शिक्षा दीक्षा भारत के कई राज्यों, कई शहरों में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और 90 के दशक के अंत से कहानी लेखन। अब तक वंदना राग के 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। यूटोपिया, हिजरत से पहले, ख्यालनामा और मैं और मेरी कहानियां। मेरा सवाल था कि क्या उपन्यास की रचना प्रक्रिया कहानी लेखन की प्रक्रिया से कुछ अलग थी? देखिए, सृजन की कोई भी बात हो तो लगभग एक तरीके से उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है। जब उसका एक बीज आपके दिमाग में आता है, फिर आप उसको उसका वो आकार लेता है और फिर आप लिखते हैं उसे। इसी तरह से उपन्यास का बीज भी पहले आपके दिमाग में आता है। आप सोचते हैं उसके थीम के बारे में, उसके प्लॉट्स के बारे में, और उसके बाद ही आप उसको लिखते हैं। तो इसमें ये ज़रूर है कि जब मैं अपनी बात करूँगी तो उपन्यास और कहानी लिखने में दोनों में मुझे अपने अनुशासन में बहुत फ़र्क करना पड़ा। दरअसल कहानी का क्या है किस्सा कि जब दिमाग में बात आ जाती है तो मैं बिल्कुल वक्त नहीं गंवाती हूँ और बैठ जाती हूँ और फटाफट, मतलब वो 4 घंटे में हो सकता है या 6 घंटे हो या 8 घंटे हो, जैसे भी हो उस दौर में ही मैं उस कहानी को मुकम्मल कर लेती हूँ। जैसे मेरी एक कहानी है यूटोपिया, तो वो लंबी कहानी थी। उस वक्त मैं पेन से रजिस्टर पे लिखती थी, तो वो 40 पन्नों में पूरी हुई थी कहानी। पर वो 40 पन्ने एक ही रात में मुकम्मल हुए थे और मुझे याद है 5:30 बजे सुबह वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैं सोने गई थी। 10 बजे रात से शुरू किया था लिखना। लेकिन जब मैं उपन्यास पर आई और मैंने जोखिम भी बहुत उठाया कि मैंने एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला उपन्यास उठा लिया। अब इसमें क्या था कि भले ही कहानी पूरे मन की थी, काल्पनिक थी, किरदार काल्पनिक थे, लेकिन वो दौर तो एक वास्तविक दौर था। उसमें मैं कोई भी इधर से उधर फैक्ट को कर नहीं सकती थी, अपने मन से उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकती थी। तो इसी के लिए मुझे बहुत सारा अनुशासन, जिसके लिए मैं बहुत फेमस नहीं हूँ, मैं बहुत अनुशासनहीन हूँ निजी जीवन में, लेकिन उसके लिए मुझे अपने ऊपर एक लादना पड़ा अनुशासन। क्योंकि उसमें क्या था कि जब आप एक हिस्सा ख़त्म करते हैं और पूरे 24 घंटे तो आपको मिलते नहीं हैं लिखने के लिए, तो आपने 2-4 घंटे काम किया और उसके बाद आप वापस दूसरी ज़िंदगी के रोज़मर्रे के कामों में फंस गए और फिर वापस लौटे, तो ये नहीं होता है कि वो चीज़ मुकम्मल हो गई है। वहाँ से उस सिरे को आपको आगे ले जाना होता है। और इतने रेफरेंसेस देखने पड़े थे मुझे कि मुझे लगा कि एक बड़ी चीज़ उपन्यास जो होती है, मन में ये ख्याल आया कि उपन्यास वाकई एक बड़ी चीज़ होती है और जो लोग उसको बखूबी साधते हैं, मेरे बहुत सारे प्रिय रचनाकार हैं जिन्होंने उपन्यास को इतना बखूबी साधा हुआ है कि मुझे लगता है कि उनके अंदर वो डिसिप्लिन ज़रूर होगा, वो अनुशासन ज़रूर होगा, जिसकी वजह से वो इतनी मुकम्मल रचनाएं लिख पाए। उपन्यास की कथा सैकड़ों वर्षों में फैली है, जिसमें कई उपकथाएं हैं। कुछ भारत की मिट्टी से जन्मी हैं और कुछ चीन के कैंटन प्रांत में।
और भले ही जैसे वंदना कहती हैं कि उनके पात्र काल्पनिक हैं, पर भूलने की बात नहीं कि उपन्यास की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। तो इस उपन्यास के लिए क्या रिसर्च करनी पड़ी उन्हें? बिसात पर जुगनू दरअसल एक ऐतिहासिक उपन्यास तो है नहीं, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला उपन्यास ज़रूर है। अब ये और चैलेंजिंग हो जाता है कि पृष्ठभूमि हम ऐतिहासिक उठाते हैं, एक टाइम पीरियड ख़ास निकालते हैं और उसमें हम अपने मन के किरदारों को और घटनाओं को फिट करना चाहते हैं। तो ये चुनौती भरा काम तो है ही, बहुत सारी रिसर्च भी मांगता है। तो मैं दरअसल जब पढ़ती थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं चाइनीज़ एंड जापानीज़ स्टडीज़ में एमफिल कर रही थी। वो किसी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाई, वो अलग कहानी है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा उस दौरान बहुत, और कुछ चीज़ें थी चीन की, जापान की, जो मेरे दिमाग में ना तभी से बहुत दिनों तक वो हॉन्ट करती रहीं। और चीनी जीवन था, चीन का प्रादुर्भाव था, सत्ता की उसकी बोली थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी। और बचपन में मैं पर्ल एस बक को भी बहुत पढ़ती रही थी और मुझे लगता था कितनी खूबसूरती से पर्ल ने चीनी जीवन को कैप्चर किया है। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस मेरे दिमाग में ज़रूर थे, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया और जो दौर चुना तो उसके लिए मुझे कुछ किताबें पढ़नी पड़ी और कुछ वीडियोस भी देखी मैंने। जैसे तियानमेन स्क्वायर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैंने वो वीडियोस भी देखी। इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मैंने उपन्यास पूरा कर लिया था और मन में एक खलबली सी थी कि यार लिख तो लिया है मैंने, लेकिन कहीं मुझे भी कोई ये ना कहे कि आर्म चेयर एक्टिविस्ट जैसे कहते हैं, वैसे आर्म चेयर नॉवेलिस्ट है ये, कहीं देश वेश देखा नहीं और मैंने बहुत दुनिया नहीं देखी है, बहुत ट्रैवल नहीं किया है दुनिया भर में। तो लिख लिया था। ख़ास तौर से मैंने कैंटन का जो ब्यौरा लिखा पूरा, और जो मन में एक तस्वुर बना था उसके बारे में, कैंटन के बारे में और व्यापार को लेकर जो चीज़ें मैंने लिखी। तो जब उपन्यास पूरा हो गया तो एक बार मैंने घर में सबसे कहा कि भाई लिख तो लिया है मैंने, पर मेरा मन है कि एक बार मैं कैंटन तो घूमाऊँ, क्योंकि वो लगभग एक तीर्थाटन जैसा होगा कि मैंने कोई चीज़ खड़ी की है, वो सचमुच मेरी कल्पना और रियलिटी कितनी सिमिलर है ये देखना। हालांकि मैं कहानी तो 1857 के आसपास की कह रही हूँ, 1860 की कह रही हूँ, 1900 की कह रही हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आज भी उसके कुछ तो रेमिनेंट्स बचे होंगे उस समाज के, या जोग्राफिकल लोकेशंस जो मैंने अपनी किताब में पहले से लिख ली हैं, उसका कुछ तो बचा होगा। और आप यकीन कीजिए, मैं किसी तरह से कैंटन गई, सिर्फ 4 ही दिन के लिए गई। ग्वांगडोंग उसे कहते हैं आज, ग्वांगजाओ। पर्ल रिवर जिसे मैंने अपनी किताब में मोतिया नदी कर दिया है, उसका मैंने अनुवाद मोती न करके मोतिया नदी कर दिया है। तो जब मैं पर्ल रिवर के पास खड़ी थी तो जिस तरह का रोमांच मुझ में जगा था, मैं आपको मतलब वो बयान नहीं कर सकती हूँ। मैंने वो सारे कस्टम हाउसेस देखे जहाँ पर व्यापार का विनिमय होता था। मैंने वो उद्गम स्थान देखा जो साउथ चाइना सी से कैंटन रिवर में जाता है, और ये सब देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी कल्पना बहुत दूर नहीं थी रियलिटी से। वंदना राग की शोध यात्रा जो उपन्यास पूरा होने के बाद भी जारी रही। उपन्यास के 3 भाग हैं और हर भाग एक शेर से शुरू होता है। आशुफ्ता चंगेजी का शेर है, अजीब ख्वाब था, ताबीर क्या हुई उसकी, कि एक दरिया हवाओं के रुख पे बहता था। ये तो जाहिर है कि वंदना राग का लगाव उर्दू शायरी से है, लेकिन एक खूबसूरत बात यह भी है कि उनकी हिंदी में उर्दू का रंग खुला मिला दिखाई देता है। तो वंदना राग से मेरा आखिरी सवाल था कि उर्दू जबान के प्रति इस सहज अनुराग की कोई खास वजह? उर्दू एक कशिश भरी जुबान है और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचती है, और ये हमारी हिंदी कहानी और उपन्यास लिखने की परंपरा में शामिल है। इसको कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, मुझे थोड़ा उर्दू से लगाव ज़्यादा था, इसलिए
कि बचपन में मैंने अपनी माँ के मुंह से कुछ लफ्ज़ सुने थे जो खालिस उर्दू के शब्द नहीं थे और प्योरिस्ट जिसे कहेंगे कि ये कौन सी उर्दू है, लेकिन मेरी माँ बिहार के सिवान ज़िले को बिलोंग करती थी और वो उसकी नेचुरल भाषा में रवानगी थी जिसमें उर्दू के शब्द आते थे। तो माँ की भाषा बड़ी समृद्ध और रोचक लगती थी मुझे बचपन में। वो उसमें उर्दू के भी शब्द थे, हिंदी के तो थे ही, साथ साथ में भोजपुरी के शब्द थे। बाद में जब मैं बड़ी हुई और मैंने आधा गांव पढ़ा और मैंने भाषा की उस वानगी को दिल से महसूस किया, मुझे लगा अरे डॉक्टर राही मासूम रज़ा तो मेरी माँ की भाषा लिख रहे हैं। और उसके बाद तो मैं आपको कह नहीं सकती हूँ, इतना रोमांच आया और मुझे लगा कि मुझे इस भाषा को और जानना चाहिए। तो जहाँ से मैंने कोशिश भी की उसकी लिपि सीखने को, पर समय, जैसा मैंने कहा कि मेरे अंदर अनुशासन की कमी है, तो मैंने बहुत समय नहीं दिया, तो मैं उसे लिख नहीं पाई, लिखना सीख नहीं पाई। लेकिन उसे पढ़ना, उसके बारे में जानना, ये सिलसिला कायम रहा और आज तक कायम है। क्योंकि मुझे लगता है बिना उर्दू, बिना जितने हमारी देशी भाषाएं हैं, जितना डायलेक्ट्स हैं, उन सारे शब्दों से मिलकर ही मेरी भाषा बने। खुदा करे कि खुले एक दिन ज़माने पर मेरी कहानी जो इस्तारा ख्वाब का है। खुर्शीद रब्बानी के इस शेर के साथ शुरू होता है बिसात पर जुगनू का आखिरी हिस्सा, लेकिन ख़त्म कैसे होता है ये आप पढ़कर ही जान पाएंगे। बिसात पर जुगनू वंदना राग का पहला उपन्यास है जो 2020 में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। और अब सिने इंक किताब कॉलम के अंत में आज का सवाल यह है कि किताबों को मिलने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान कौन से हैं? जवाब शायद आपको मालूम हो, लेकिन फिर भी याद दिलाना हमारा फर्ज है। ममता गुप्ता। साहित्य का पुरस्कार प्राप्त करना किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और सम्मान की बात होती है। हर साल दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम उनमें से कुछ की चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जिसकी स्थापना एल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उन्होंने अपनी वसीयत में इन पुरस्कारों के लिए एक कोष बनाने की इच्छा जाहिर की थी। वे खुद 5 भाषाओं में माहिर थे। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार सन 1901 में दिया गया था। ये साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें एक मेडल और धनराशि होती है। इसके बाद आता है बुकर प्राइज, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन जब 2005 में मैन ग्रुप ने इसमें पैसा लगाया तो इसका नाम मैन बुकर प्राइज हो गया। पहले इसमें सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों, जिम्बाब्वे और आयरलैंड के लेखकों की किताबें शामिल की जाती थीं, लेकिन अब इसमें अंग्रेजी भाषा में छपने वाली किसी भी पुस्तक को शामिल किया जाता है। ये पुरस्कार लेखक को उसकी जिंदगी में एक ही बार मिल सकता है। विजेता को इनाम के तौर पर 60,000 पाउंड दिए जाते हैं। पुलित्जर प्राइज एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जिसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के मुताबिक 1917 में की गई थी। वो 19वीं शताब्दी के एक जाने माने पत्रकार थे, जिन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिशिंग से बहुत पैसा कमाया था। ये पुरस्कार ऑनलाइन, अखबार और मैगजीन पत्रकारिता, संगीत रचना और साहित्य के लिए दिया जाता है। इसकी 21 श्रेणियां हैं। इनाम जीतने वाले को एक सर्टिफिकेट के साथ 15,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। नाइस्टैट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य जगत का एक और नामी पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। पहले इसका नाम बुक्स अब्रॉड इंटरनेशनल प्राइज था। इसमें विजेता को चांदी का बना बाज का पंख और 50,000 अमेरिकी डॉलर की रकम दी जाती है। इसकी खासियत यह है कि ये साल में 2 बार दिया जाता है। इसमें नाटककार, कवि और उपन्यासकार सब शामिल हो सकते हैं। विटब्रेड बुक अवार्ड की स्थापना 1971 में हुई थी, लेकिन 2006 में जब कोस्टा कॉफी ने इसकी स्पॉन्सरशिप शुरू की तो इसका नाम बदलकर कोस्टा बुक अवार्ड रख दिया गया। यह पुरस्कार ब्रिटेन और आयरलैंड में बसे अंग्रेजी के लेखकों के लिए है। इस पुरस्कार की भी कई श्रेणियां हैं, जैसे जीवनी, नॉवेल, बच्चों की किताब, पहला नॉवेल और कविता। इसमें 5,000 पाउंड दिए जाते हैं।
द अमेरिका अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय लेखन के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार के विकल्प के रूप में की गई थी। ब्रिटेन का एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार द विमेन प्राइज फॉर फिक्शन है, जिसे पहले ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन के नाम से जाना जाता था। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये पुरस्कार केवल औरतों को दिया जाता है जिनका नॉवल ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ हो। पुरस्कार में तांबे की एक प्रतिमा और 30,000 पाउंड दिए जाते हैं। इसके अलावा साइंस फिक्शन का ह्यूगो अवार्ड है और कविता के लिए स्ट्रूगा प्राइज फॉर राइटिंग है, जिसके विजेताओं में शेमस हीनी, जोसेफ ब्रॉडस्की और पाब्लो नेरूदा जैसे नामी कवि शामिल हैं। साहित्य के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ये थी ममता गुप्ता। किताब कॉलम के अगले एपिसोड में ममता गुप्ता भारत के साहित्यिक पुरस्कारों की चर्चा करेंगी। वंदना राग के साथ किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, लिखिएगा। याद दिला दूं कि किताब कॉलम में शामिल होने वाली पुस्तकों और लेखकों के विचारों के लिए सिने इंक जिम्मेदार नहीं है। अपनी राय हमें जरूर भेजिए। हमारा पता है post@cineink.com। तो अचला शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिने इंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिने इंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com।